नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीट पर मतदान जारी है और इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब के सभी 13 और साथ ही हिमाचल प्रदेश के 4, उत्तर प्रदेश के 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 904 प्रत्याशी मौजूद हैं और इसमें शामिल प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। और इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष और साथ ही 4.82 करोड़ साथ ही महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाताओं समेत 10.06 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी है और सुबह से ही मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमल वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी ओपी शर्मा का। ओपी शर्मा, लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है, सुबह से ही वोटिंग हो रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए सोनिया, अगर हम वोटिंग की बात करें तो चंडीगढ़ में करीबन 20% के आसपास जो है मतदान हुआ है और धीमी गति से मतदान चल रहा है। हालांकि सुबह पहले 1.5 घंटे तक जो अच्छी खासी वोटिंग जो हो गई थी, जितने भी सीनियर सिटीजन थे जो पार्कों में टहलने आते थे, वो आज जो है सुबह सुबह अपना जो है मतदान करते थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं गर्मी अपना थोड़ा सा रंग दिखा रही है और 40 डिग्री के आसपास जो है चंडीगढ़ का टेम्परेचर पहुंचा हुआ, तो जिसके चलते थोड़ा सा जो है वो वोटिंग कम आई है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ कोई एक लंबी चौड़ी या एक ज्यादा मतदान वाली जो है लोकसभा सीट नहीं है। करीबन 6.5 लाख के आसपास ही मतदाता चंडीगढ़ लोकसभा सीट के तहत आते हैं। अगर मतदाता एकदम भी निकल कर आते हैं तो वो समय पर शाम को 6 बजे तक जो वो निकल जाएंगे। जी ठीक है, ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजबीर रोहिला जी, पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। राजबीर रोहिला जी, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी? क्या उम्मीद जताई जा रही है? सभी को नमस्कार, आपके दोस्तों को मेरे राम जी। आज ये 7वां वोटिंग फेज चल रहा है चुनाव का, जिसमें करीब करीब 12-13% के करीब वोटिंग हुई है 9 बजे तक, जो अभी तक डाटा आया है। तो कुल मिला के आज ये हमारा जो चुनावी मात्रा है ये संपन्न हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को आएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले आज एग्जिट पोल भी आने हैं, जो अपने एनालिसिस है जो एजेंसी ने किए हैं। तो कुल मिला के जो हमें फीडबैक मिला है, जैसे मैं तो हरियाणा की बात कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो हरियाणा में तो हमें फीडबैक मिल रहा है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो ऐसे ही करके अन्य राज्यों में भी जनता ने हमने साथ डिलीवर किया है 2014 से 2024 तक, तो वो कैलकुलेट करके हमें जनता ने बताया है। और हर आम आदमी जो योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से वंचित था, अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने सरकार ने कोशिश की है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, मुख्य धारा तक लोगों को जोड़ा जाए जो लोग दस्तों से महरूम थे, चाहे वो हर घर जल योजना थी, चाहे वो राशन कार्ड थे, चाहे वो आयुष्मान था। ऐसी बहुत सी योजना है जिनसे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है
जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और 400 पार तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता गुप्ता जी भी बने हुए हैं। गुप्ता जी, आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी के चुनावी रथ को कांग्रेस रोकने में या इंडिया गठबंधन रोकने में कामयाब रहेगी, क्या लगता है? आज चुनाव का आखिरी चरण है, रथ तो इनका बहुत पहले ही रुक चुका है, रथ तो इनका चौथे पांचवें चरण में रुक चुका है जी। 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, वो भी 400 पार के नारे में ज्यादा नहीं बोल पाए, सिर्फ हरियाणा की चर्चा करते रहे कि हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगी। जब से आपने उनसे पूछा भी 400 पार नारे की हवा क्या है, 400 पार नारे की हवा निकल चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी अच्छी तरह जानते हैं और शीर्ष नेता भी जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि 400 का नारा बेबुनियादी है। आप 400 में तो ये कह रहा हूँ, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी अपने बलबूते पे 272 का आंकड़ा भी नहीं छुपाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। अभी आज एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, आप देख लेना। इनको भी अंदर खाने फीडबैक मिल चुका है कि हमारी सरकार नहीं आ रही। ये 200-250 सीटों में समझ जाएंगे, अड्डे को गठबंधन चूर हो जाए, क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं। जनता ने एक मौका दे दिया, जनता ने 10 साल इनको दे दिए, कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे। या बात करा लो या इधर उधर की बात करा लो, कोई मुद्दों की बात आती है तो ये अपने राम मंदिर, सिर्फ इनके 2 ही मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी पूरी डिबेट में करता हूं और सारे डिबेटर को सुनता हूं, इनके सारे प्रवक्ताओं को सुनता हूं, इनके सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, राम मंदिर 370 बस। इसके अलावा तीसरा मुद्दा इनसे बात करो, विकास में बात नहीं करते, उस समय बीच में बोलना शुरू करते हैं। हर डिबेट में 370 और राम मंदिर, बस। अरे जो हो चुका भाई, राम मंदिर बन गया, सभी आस्थाओं पर गीत है, धन्यवाद करते हैं, अच्छा करते हैं, बन गया, उससे क्या है। अब आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, विकास के मुद्दे बात कीजिए। हरियाणा में क्या हाल था 2014 से 2024 की स्थिति आ गई। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा वर्ग है जिससे आपने लाठी ना बरसाई हो? मुझे बता दी किसमें लाठी ना बरसाई। अगर आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था 2019 में 75 पार, आज 40 पे आ गए जी। और जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसे भ्रष्टाचारी कहते थे, बेईमान कहते थे, उसके साथ गठबंधन आपके सरकार बना लिए। देखिए, जनता उब चुकी है और जनता इतनी उब चुकी है, जनता वोट ही नहीं डालने जा रही। इसलिए आप देख रहे हैं इस चुनाव में परसेंटेज कम आ रही है, जबकि परसेंटेज कम होना सभी पार्टियों के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इसमें सभी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे करे। मैं फरियाद से आता हूँ, स्मार्ट सिटी, आज फरियाद स्मार्ट सिटी का हाल देखिए। 2 स्मार्ट सिटी का वादा था, एक भी स्मार्ट सिटी पे गूगल में मुझे दिखा दिए किसका काम पूरा हो। 2 करोड़ रोजगार का वादा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं 400 नार की हवा हुई है, आपके उनको सरकार बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो एकांत में चले गए, सिर्फ ड्रामेबाजी है, फिर अपने आपको दिखाते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 400 पार के 200-250 के बीच समझ जाएंगे, इनकी सरकार बनना नामुमकिन है। ठीक है, गुप्ता जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमल जी बने हुए हैं। कमल जी, इस बार जो चुनाव हुआ, हर चरण के बाद मुद्दे बदलते हुए नजर आए। बुनियादी मुद्दों की अगर बात की जाए तो धार्मिक जैसे मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा, ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? जिस प्रकार से राजनीति के अंदर ये जो धार्मिक प्रवृत्ति के नीचे आगे बढ़ा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा है। जो चुनाव होते हैं, या इन चीजों को बात से जिस प्रकार से स्थान रखा जा रहा है, इससे बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में आने वाला है। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, आज विकास की बात होनी चाहिए, आज इन मुद्दों की बात होनी चाहिए जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आज राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, बना, उसका स्वागत है, लेकिन राम मंदिर बनने से क्या लोगों को रोजगार मिल गया? निश्चित तौर पर इस बातों को विचार करना चाहिए और अच्छी अच्छी योजनाएं, जो भी सरकार हो वो अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए, ताकि आम लोगों का उसमें सरोकार हो, उनको फायदा मिले। ऐसी योजनाएं हो जिससे हर घर के अंदर उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योजनाएं सरकार बनाती है, लेकिन उसका होमवर्क नहीं करती। और पीछे भी ऐसे बहुत सी योजनाएं हमने देखी, ठीक है, पीपीपी को लेके रहा, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर रहा, और भी बहुत सी ऐसी विसंगतियां रही, पोर्टल को लेकर रहा। हालांकि डिजिटल में बीजेपी कहीं ना कहीं काफी अच्छा काम करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसके पीछे अगर ये ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चलाई, बहुत से काम अच्छे हैं, लेकिन उसका होमवर्क करके ये लोग काम करते तो मुझे लगता था बेहतर था। लेकिन आज जनता का दिन है, जनता तय कर रही है अपने नेता को, और आज जिस प्रकार से राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अंतिम चरण का चुनाव है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
जो जनता है वो अपने नेता का फैसला करेगी, उनका नेता कौन सा होगा। हालांकि दावे बीजेपी के बड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से पिछले जो चुनाव निकले हैं वो दावे कहीं ना कहीं उतने स्टिक नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं मायूसी बीजेपी की नेताओं में भी है और कांग्रेस के नेताओं में एक ललक है कि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरा आंकलन किया जाए तो बीजेपी के नीरज जी अभी बोल ही रहे थे कि 250-270 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन अगर 272 सीटें हमें चाहिए, लेकिन सर नीरज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने नीरज जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वही अब मानने लग गए कि 270 के आसपास आएंगी और 272 मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बोला कि अपने कम होता नजर आ रहा है। और जैसे कांग्रेस वाले तो ऐसे लग रहा है कि मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छी एक जो चुनावी रन होता है उसमें तमाम जो नेता उतरे थे अपना अपना बेस्ट वो करके गए हैं और आज भी चुनाव है और अपना अपना बेस्ट कर कर जाएंगे और लोगों का दिन है, लोग तय करेंगे कि उनका नेता कौन सा है। ठीक है कमल जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी राजबीर रोहिला जी का। रोहिला जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है उसकी तो हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, झूठे मुद्दों को लेकर सामने आ रही है। और अभी आपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट को सुना, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मैं पहले हमारे जो विश्लेषक है श्री कमल सिंह की जवाब देना चाहूंगा। कमल सिंह जो डिजिटल के आपने बात की है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और कोई भी सरकार, यह सरकार आज हमारी कोई और होगी, कुछ तो पहले कोई और थी, तो लोकतंत्र में हमेशा बदलाव की गुंजाइश रहती है, रहनी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने डिजिटल पर भरोसा किया, वो कुछ योजनाएं लेकर आए, उन्होंने कुछ चीजों को ऑनलाइन भी किया, करीब 433 योजनाएं ऑनलाइन की है, जिसके कारण एक बड़ी सूदखोरी से पीछा छूटा है। हो सकता है कोई कमी नहीं है, इसका चुका मैं मना नहीं करता, क्योंकि कई बार आपने बोले होमवर्क की बात है, होमवर्क वाली बात में होता है कि कोई पॉइंट रहे चाहे इसको ठीक किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की पूरा भरोसा करती है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो धीरे धीरे कोई त्रुटियां रही भी होंगी तो दूर हो जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन किस डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, आप और हम उसे निकाल नहीं सकते। आयुष्मान योजना का 14 लाख राशन कार्ड, 2.5 लाख जो पेंशन एक्स्ट्रा बनी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने डायरेक्ट लाभ देने की कोशिश की है, जो कभी पहले की सरकारों में नहीं होता था। पहले की सरकारों में अगर पेंशन बढ़वाने चाहते थे तो 10,000 रुपए लेते थे, राशन कार्ड के 15,000 रुपए लेते थे, ठीक है ना। और उसको बुढ़ापा पेंशन के पहले दो पेंशन मेरे को दे दिए, तेरी बढ़वा दूंगा। ठीक है राजबीर रोहिला जी, ठीक है रोहिला जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नीरज गुप्ता जी बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, आपने सुना रोहिला जी को, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में, मान लीजिए कांग्रेस के सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, तमाम तरह के आरोप, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार आरोप लगाना का काम है, इनका काम है। मैं कहूँ ये भ्रष्टाचारी हैं, हर कोई आरोप तो सिद्ध कीजिए। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी काला धन का मुद्दा लेके आए थे, कौन सा इन्होंने काला धन पकड़ा है? कौन से भ्रष्टाचारी हैं? अगर भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में सरकार बनाने के लिए क्यों लिया? आप पे तो नेता ही नहीं महाराज, आप तो जित की नजर रखते हैं दूसरी पार्टियों पे। कोई भ्रष्टाचारी नेता हो, कोई भी नेता हो, उसको नोच लो और ईडी का दर्ज लिखाओ, सीधे अपनी पार्टी में ले लो। अरे इतने आपके पैरामीटर हैं तो आप एजेंडा क्यों नहीं पास करते? हम किसी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता को नहीं लेंगे, सरकार बनाने के लिए आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जब तो आप ले लेते हैं। मैं ताजा हरियाणा का उदाहरण देता हूँ, नवीन जिंदल, जिससे कारण मोदी जी बोलते थे, अरे भैया, भाई और बहनों, तिजोरी में पड़ा है 30,000 करोड़, मैं जनता का पैसा है, कोयले की तराली का काला मुंह है, मैं इसे लेके आऊंगा। अब क्या हुआ? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हैं? उनको सरकार बनाने के लिए, एमपी का चुनाव बनाने के लिए कुछ क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिला तो उसको अपनी पार्टी में मिला लिया। यहाँ बातें करते हैं शिष्टाचार की, भ्रष्टाचार की। अरे आपसे झूठा भ्रष्टाचारी देश में नहीं हुआ, ना होगा। अपने ऊपर प्रकाश डालिए। अगर आप में इतना दम है ना
ना आज आपको चैलेंज करता हूँ, जिन जिन भ्रष्टाचारी नेताओं को आपने लिया सभी पार्टियों के, अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनको निकालिए, फिर इलेक्शन लड़िए। आप पहले की तरह 4 सीटों पे आ जाओगे। आपका हरियाणा में 6 कांग्रेस की सीटों पे आप जो लड़ रहे हो चुनाव, वो 6 सीटें कांग्रेस की हैं जिनको आपने ले लिया। राजपुर रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुप्ता जी, राजपुर रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा, बोलिए राजपुर रोहिला जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी और अब 10 साल का पूरा टेन्योर हो चुका उनका। किसी कैबिनेट मंत्री पे कोई आरोप लगा क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पे आरोप लगा क्या? जिन लोगों से इन्होंने गठबंधन किए हुए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केजरीवाल के मंत्री, ये तो वर्तमान में जा रहे हैं अंदर, ये तो अंदर है। तो आप लोगों को तो कोई नैतिकता बची नहीं आप लोगों में, ठीक है ना? वही बात, एक बात आपने और कही थी, मैं 200 तक सीमित जाओगे, तो आप मान रहे हो ना कि सरकार हमारी बनेगी, एक बात। दूसरी बात, एग्जिट पोल पर आपके कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो एक सर्कुलर जारी करता है कि हमारा कोई भी प्रवक्ता पहले चर्चा के लिए नहीं जाएगा। इतना डर क्यों है? जब आप एक बात बताइए, आपने चुनाव लड़ा है, आपको विश्वास अपने ऊपर है, तो आप जनता ने अपनी बात रखने क्यों नहीं जा रहे? आप लोगों ने बाइकाट क्यों किया एग्जिट पोल का? आइए आप सामने बैठते आप और हम, ठीक है ना? तो ये भागने से कुछ नहीं होगा, जनता आपके पीछे लगी हुई है, जनता आपको बिल्कुल ये लगा लो कि समाप्त करके छोड़ेगी। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए। रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमल जी बने हुए हैं। कमल जी, चुनाव में वोटिंग कम होने के पीछे की वजह क्या है? क्या मुद्दों जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनका कम होना, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उनका ज्यादा होना तो नहीं? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हर चरण की बात करें तो पिछले प्रकार से शुरुआती पहले चरण में मतदान जो प्रतिशत था वो काफी कम था, लेकिन अगले में काफी इजाफा देखने को मिला, लेकिन फिर कम दिखाई दिया। तो जो वोट प्रतिशत था, जो एक परसेंटेज थी, वो चुनाव आयोग ये चाहता था कि 75% के आसपास जो मतदान जो है वो संपन्न हो, लेकिन वहां तक शायद नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 2-3 कमियां हम लोगों ने नोटिस की हैं, हो सकती हैं। पहला तो ये था कि मौसम का जो था, एक मौसम के अंदर हीट वेव थी, उसका एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में किस प्रकार से गर्मी का जो प्रकोप अभी देखने को मिला था, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, उसका कारण हमने जानना चाहा। तो कारण निकल कर यही आया कि जो वोट बीजेपी के विरोध में थी, जो वोट बीजेपी के विरोध में थी, उसने अपना विरोध दर्ज करते हुए वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी बीजेपी का विरोधी वोटर कांग्रेस या अन्य जो दल है मैदान में, उनको ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इस बार इस चुनाव में वो मतदाता जो बीजेपी से नाराज था, वो अपने मत का इस्तेमाल करने नहीं गया। एक वजह ये भी मानी जा रही थी, और तीसरी जो वजह थी वो वजह ये मानी जा रही थी कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग को माहौल देना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए थी, बहुत से लोग जो पोलिंग स्टेशन में जाके वापस आ गए, क्योंकि गर्मी की वजह से लाइनें बड़ी बड़ी थी, एक छांव की व्यवस्था होनी चाहिए, टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था भी नहीं थी। उस कारण बहुत से जो वोटर थे वो मतदान केंद्र में गए तो जरूर थे, लेकिन अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उनके व्यापक जो प्रबंध उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। इस प्रकार की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि वोट प्रतिशत में जो इजाफा होना चाहिए था वो इजाफा नहीं हो पाया। ठीक है, कमल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगे, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी शर्मा, लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोगों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, और मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है बढ़ते गर्मी को देखते हुए? क्योंकि लगातार व्यवस्थाएं जो है क्या वो सुचारू रूप से है? मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए सोनिया, अगर हम चुनाव आयोग के प्रबंधों की बात करें तो चुनाव आयोग ने सभी प्रदेशों के क्लाइमेट को देखते हुए उसी के आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों के अंदर जो है वो बूथ्स के ऊपर जो अरेंजमेंट किए गए। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो है सभी बूथ के ऊपर टेंट लगाए गए हैं, पंखे कूलर का जो इंतजाम किया गया, साथ ही पीने के पानी का पूरा जो है इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। इसके अलावा
हर पोलिंग बूथ पर एक एक जो है वो सेवादार भी लगाएगा जो आपको गिलास से पानी पिलाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की क्यू ऐप भी है, आप उस ऐप के हिसाब से जो है अपने मतदान करने से पहले देख सकते हैं कि आपके पोलिंग बूथ के ऊपर जो है कितनी भीड़ है। इसके अलावा अगर कुछ सीनियर सिटीजन हैं तो उनको लाने और ले जाने का भी जो है प्रबंध जो किया गया है और 4 से 5 मतदान केंद्र के ऊपर जो है एक एम्बुलेंस भी लगाई गई। अगर किसी की तबीयत मतदान करने के दौरान अगर बिगड़ती है तो उनको जो है ताकि अस्पताल पहुंचाया जा सके। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लहजे से भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की कुछ बटालियन जो है वो लगाई गई, लेकिन आमतौर पर चंडीगढ़ में जो है वो जो मतदान होता है वो शांतिपूर्वक जो है वो निपट जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं उनके बीच देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार मतदान केंद्रों पर बढ़ते गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और साथ ही रुक करना चाहूंगी हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता नीरज जी बने हुए हैं। नीरज जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हार की बौखलाहट देखने को मिल रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? नहीं, हार तो ये रहे हैं, तभी 400 बार की नारा की हवा निकल रही है। हमने तो कभी कोई नारा दिया नहीं है। इतने हवाबाजी करते हैं। हरियाणा में 75 बार का नारा दिया तो उससे क्या हुआ, हवा निकल गई। ऐसे 400 बार नारे की हवा निकल जाएगी। दूसरी बात, मेरे बीजेपी साथी कह रहे थे कि इल्जाम लगता है हमारे कैबिनेट मंत्री पे कोई। इसका ताजा उदाहरण जो आपके हरियाणा के जो सेंटर के खेल मंत्री थे उनका क्या हुआ, उन पे यमुनाचार के आरोप लगे तो आपने इस्तीफा लिया। बड़ी बड़ी बात करते हो, हमारी सरकार में आप आरोप लगाते थे, हम फौरन इस्तीफा लेते थे। हरियाणा का भी एग्जाम्पल देता हूँ, सहकारिता मंत्री थे, उनसे कोई इस्तीफा नहीं लेगा, उससे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगे, आपने इस्तीफा लिया। दूसरा, फरियाद का नगर निगम घोटाला, संसार का ऐसा घोटाला जिसमें बिना पेमेंट के 200 करोड़ की पेमेंट हो गई, आपने नगर निगम घोटाला जिसके अंदर आता है हरियाणा विकास मंत्री से इस्तीफा लिया। ये जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, फैसला आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। आप अपने दम पे सरकार भी बना रहे। 400 की तो पारी दूर वोट जाओ, जनता समझ चुकी है। एक बार काट की हड्डी चलती है, 2 बार चल रही। अपनी जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग समझते हैं, सारे लोग समझते हैं हमें मोदी सरकार ने क्या दिया। अब देखो, मैं मोदी जी की बात करता हूँ, इतने बड़े कहते हैं मैं सर्वोच्च नेता हूँ, वर्ग का नेता हूँ, क्या क्या छोटी छोटी बातें करते हैं। मुझे नीच किसने कहा, पुरानी बातों को इसमें मुझा रहे हैं, मतलब इमोशन ला रहे हैं। मुझे नीच किसने कहा, मुझे गाली किसने दी, 10 साल पुरानी बातों को इसमें उधेड़ रहे हैं। अरे उससे लेना देना क्या, मुद्दों की बात कीजिए ना। विकास के मुद्दे में कोई बात नहीं करते, मंदिर बात करेंगे। अब 10 साल की बातों को खेल रहे हैं। मुझे तो परसों टीवी पे देख रहा था, मुझे नीच कहा, गाली किसने दी, ऐसी सी बातें मतदाताओं लुभा रहे हैं। मोदी जी, कोई मतदाता लुभा नहीं गया। जब 48 घंटे क्या, मुझे तो लगता है आपको 4 दिन के बाद वहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप कहते थे साथियों मैं तो झोला छाप हूँ, झोला उठा के हूँ, झोला उठा के निकल जाऊंगा। आपका झोला उठाने का टाइम आ गया। हो सकता है आपको दोबारा 4 जून के जहां गए वहीं बैठना पड़े। तो जनता समझ चुकी है, चुनाव हार चुके हैं, ये सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपके चुनाव जनता ने लड़ा है, विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। जनता देखती है कौन सी सरकार हमारे लिए बड़ी है, जनता ने उसे वोट दिया। अब हमें फैसले जनता जनार्दन पे छोड़ना चाहिए। 2 दिन की बात है, 4 को पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। जी बिल्कुल, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। रुक करना चाहूंगी राजबीर रोहिला जी का। राजबीर रोहिला जी, आपने सुना गुप्ता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हार सामने दिखाई दे रही है और बौखलाहट ये नजर आ रही है, इसलिए बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। और साथ ही नीरज जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो घोटालेबाज है ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह दी गई है। तमाम तरह के आरोप गुप्ता जी ने लगाए, क्या कुछ कहेंगे रोहिला जी? गुप्ता जी और मैं और आप सब हमने बड़े हुए हैं तो एक नारा चलता था कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। 60-70 साल हमने सुना है, लेकिन कांग्रेस का युवराज अभी कह रहा है कि हाथ बदलने का हालात, जब 70 साल में आप नहीं बदल पाए कुछ तो अब हालात कैसे बदल देगा? ठीक है ना। तो ये नारा आपने तो दिया, इस नारे की वजह से 70 साल आप राज करके चले गए, लेकिन गरीबों की हालत किसने खस्ता की? इसी नारे ने। क्योंकि 50-60 साल आप लोग राज में रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा से ऊपर ऊपर उठाया 6 साल में। ये डाटा कहता है, मैं नहीं कह रहा ये एनालिटिक्स है ये, ठीक है ना। तो जो गरीबों की हालत आप लोगों ने की, अब आप लोग खटाखट कर रहे हो, भाई 1 लाख रुपए दे देंगे। आपने तो 2019 में 72,000 वाली योजना में लाई थी, जिसे जनता ने नकार दिया था। आपने पिछली बार भी न्याय करने की कोशिश की थी। तो आप लोगों की असलियत को भारत की जनता पहचान चुकी है, जो आप लोगों की असलियत है। आपके नेता, आपके पास बचा क्या है? आपके सारे नेता तो भाग्य आपकी पार्टी से, ना नेता बचा, ना नीति बची, ना नीयत। नीरज जी आपको समय दिया जाएगा। नीरज जी आपको समय दिया जाएगा, अभी रोहिला जी की बात पूरी होने दीजिए। रोहिला जी बोलिए। 13 से 2024 तक आप लोग ब्लॉक अध्यक्ष तैयार नहीं कर पाए। आपके 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया आपने। हरियाणा में आपके बहुत बुरे हालात है। आज SR के गुट है, BSR के गुट है, किरण चौधरी का अलग गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है। कि आपने बयानबाजी देखी ना, जेपी ने क्या बोला था, वीरेंद्र सिंह की क्या औकात है। वीरेंद्र सिंह नए गए थे पार्टी में, बेचारों ने दिल्ली में जाके उन्होंने अपना प्रचार करना पड़ा। तो आप लोगों की तो फूट है, आप लोगों की तो लूट है, ये सब जनता ने देखा है। जनता ने आपका राज देखा है कि कैसे आपने ठीक है रोहिला जी, CMU के नाम पे आपने गैंग खड़ी की, ठीक है आपने 22 डायरेक्टर। ठीक है रोहिला जी, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस से नीरज गुप्ता हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमल वधावन हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लगातार हमें हर अपडेट दे रहे थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार आज बता दें कि आखिरी चरण का मतदान है और साथ ही 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वहीं 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।